हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है करंट अफेयर। आज है 10 जनवरी 2025। 10 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्या इसमें कमियां हैं वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट 10 जनवरी 2025 को लॉन्च होगा। ब्लू ओरिजिन क्या है? 10 जनवरी 2025 को अपने न्यू ग्लेन रॉकेट का प्रदर्शन करने जा रहा है। यह मिशन कंपनी के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को नई दिशा देगा। लॉन्च का विवरण जानेंगे। तिथि और समय। तिथि है 10 जनवरी 2025। लॉन्च विंडो सुबह 11:30 बजे IST 1 AM ईस्ट EST में। स्थान लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। पुलोड। इसका पुलोड क्या होता है? प्रोटोटाइप ब्लू रिंग पुलोड टग है। पुलोड उठाने का प्लेटफॉर्म है। ये तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लचीलापन और कार्यकर्ता क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। रॉकेट का रॉकेट का विनिर्देश देखेंगे। आकार 320 फीट। इसका आकार कितना है? 320 फीट ऊंचाई वाला यह रॉकेट भारी पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट या लियो और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। पेलोड की क्षमता क्या होती है? LEO में 45 मीट्रिक टन तक, GTO में 13 मीट्रिक टन तक। इंजन इसका है 7BE-4 इंजन द्वारा संचालित है। ईंधन तरल प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन है। उच्च दक्षता पर्यावरणीय अनुकूलता सुनिश्चित करता है। मिशन के उद्देश्य डिजाइन और प्रदर्शन सत्यापन। रॉकेट की पेलोड की निर्दिष्ट कक्षा तक पहुंचाने की क्षमता का प्रशिक्षण। पेलोड का तैनात करना। प्रोटोटाइप ब्लू रिंग फ्लाइट टैग और उठाने वाले प्लेटफॉर्म की तैनाती है। NSSL प्रमाणन। नेशनल सिक्योरिटी स्पेस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च प्रोग्राम के लिए प्रमाणन उड़ान है। राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष मिशनों के लिए ब्लू ओरिजिन की योग्यता सुनिश्चित करेगा। पुनः उपयोग और स्थिरता। न्यू ग्लेन रॉकेट की पहली स्टेज पुनः उपयोग योग्य के जो उड़ान के बाद जैकलिन नामक समुद्री पोत पर उतरेगी। यह पुनः उपयोग क्षमता लॉन्च लागत को कम करेगी। अंतरिक्ष अन्वेषण में स्थिरता को बढ़ावा देगी। इसका महत्व क्या है? तो यह लॉन्च ब्लू ओरिजिन के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग में प्रतिस्पर्धी स्थिति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्पेस एक्स यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है जिससे प्रतिस्पर्धियों के साथ कंपनी को भारी लिफ्ट लॉन्च मार्केट में खड़ा करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग में यह होगा। तो यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण ब्लू ओरिजिन की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा जिससे वैश्विक दर्शक इसे देख सकेंगे। अगला हमारा है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। भारतीय प्रवासियों के लिए एक उपहार है। एक ट्रेन चली है। तो ये 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस एक विशेष अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभारंभ 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना PTDY के तहत डिजाइन की गई इस ट्रेन का उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों PIOS को भारत की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। यह यात्रा पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की प्रमुख विशेषताएं। लॉन्च की तारीख है 9 जनवरी 2025। हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय मूल के लोगों को भारत की संस्कृति और धार्मिक जड़ों से जोड़ना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है हुआ है विदेश मंत्रालय IRCTC के सहयोग से। यात्रियों के लिए पात्रता मानदंड। केवल भारतीय मूल के व्यक्ति
पीआईओएस जिनकी आयु 45 से 65 वर्ष के बीच है, इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। कितना करेंगे? 45 से 65 वर्ष के बीच में हैं, वही यात्रा कर सकें। उन पीआईओएस को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्न आय वर्ग से आते हैं और सामान्य रूप से भारत यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। यात्रियों के लिए सरकारी सहायता। ट्रेन से संबंधित सभी खर्च भारतीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यात्रियों के मूल देश से भारत आने जाने की हवाई यात्रा 90% खर्च भी सरकार वहन करेगी। पीआईओएस को केवल हवाई यात्रा का 10% भुगतान करना होगा। एक्सप्रेस की यात्रा विवरण। तो यात्रा अवधि 14 रात और 15 दिन, कुल 17 दिन पूर्व और पश्चात के ठहराव सहित प्रस्थान यात्रा अवधि रहेगी। प्रस्थान है स्टेशन दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी। प्रस्थान करेगी ये ट्रेन और दिल्ली सफदरगंज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी। यात्रा का प्रकार है भारत के विभिन्न संस्कृति और धार्मिक स्थलों की पूरी तरह से निर्देशित यात्रा है। ये गंतव्य कहाँ से है, इसका लोकेशन, डेस्टिनेशन क्या है, और उसके दिल्ली से खुलेगी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा जाएगा। अयोध्या से खुलेगी तो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू आरती। पटना से है बुद्ध स्मृति पार्क, पटना साहिब गुरुद्वारा। गया में विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और गंगा आरती। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर है। रामेश्वरम में धनुष कोडी रामनाथ स्वामी मंदिर है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। कोच्चि में फोर्ट कोच्चि, चीनी मछली जाल, गुर्ज सवारी। गोवा में है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। उत्तर और दक्षिण गोवा। एकता नगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल ऑफ विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्तियां हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील। आगरा में ताजमहल। स्विगी ने लॉन्च किया है 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप, SNACC ऐप। स्विगी ने स्नैक नामक एक स्वतंत्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो 15 मिनट के भीतर स्नैक्स स्नैक्स पेय पदार्थ और भोजन की डिलीवरी का वादा करता है। यह पहल उद्योग में तेज खाद्य डिलीवरी सेवाओं के लिए ओर से बढ़ते रुझानों का अनुरूप है। लॉन्च और विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? स्विगी ने 7 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के चुनिंदा क्षेत्रों में स्नैक्स को लॉन्च किया। यह एक विविध मेनू प्रदान करता है जिसमें चॉकलेट, कुकीज, भारतीय नाश्ता, कॉफ़ी, चाय, अंडे, रोल, सैंडविच, भोजन और ठंडे पेय। स्नैक्स ने ब्लू टोकाई एवं द होल ट्रूथ जैसे ब्रांडों के साथ साथ तृतीय पक्ष फूड प्रोवाइडर्स के साथ भागीदारी की है। स्विगी के मुख्य ऐप में मौजूद फीचर बोल्ट के विपरीत स्नैक्स स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस स्टॉक किए गए हैं प्रोडक्ट्स का उपयोग करता है, जिससे निरंतर और तेज सेवा सुनिश्चित होती है। उद्योग में प्रतिस्पर्धा। तेज वाणिज्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बढ़ती जा रही है। जैसे जोमेटो, इसकी सहायक कंपनी है ब्लिंकिट ने हाल ही में बिस्ट्रो लॉन्च किया है जो स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ के 10 मिनट में डिलीवरी प्रदान करता है। इसके अलावा जोमेटो ने कुछ शहरों में 15 मिनट की खास डिलीवरी सेवा भी शुरू की है। जेप्टो कैफे पेश किया है जिसका उद्देश्य है 10 मिनट डिलीवरी का प्रदान करना। मैजिकिपियन 9 है नामक 15 मिनट की फूड डिलीवरी सेवा पायलट परीक्षण प्रमुख भारतीय शहरों में किया जा रहा है। चिंताएं और नियामक जांच। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन त्वरित डिलीवरी मॉडलों पर चिंता व्यक्त की गई है कि उनका आरोप है कि जोमेटो और स्विगी जैसी प्लेटफॉर्म अपने स्वतंत्र में एप्स, डिस्ट्रो और स्नैक्स के माध्यम से ग्राहकों के अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे रेस्तरां भागीदारों को नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में संपर्क करने की विचार कर रहा है। बाजार पर प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे इसके स्नैक्स को खोलने पे, स्विगी जोमेटो पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं बाजार पे। तो इन विकासों के बाद स्विगी और जोमेटो दोनों के स्टॉक्स में 10 जनवरी 2025 को 3.6% तक की गिरावट देखी गई है। निवेशकों ने इन त्वरित डिलीवरी सेवाओं के प्रभाव और संभावित नियामक चुनौतियों को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। ठीक है।
एक सेकंड दोस्तों। देखते हैं, सॉरी। स्विगी ने स्नैक्स ऐप लॉन्च किया है। स्विगी ने बेंगलुरु में 15 मिनट फूड डिलीवरी के लिए नया ऐप स्नैक्स लॉन्च किया है। और ये ऊपर वाला बताएं, कंपनी स्विगी 2014 में स्थापित की गई एक भारतीय खाद्य डिलीवरी सेवा के विभिन्न शहरों में काम करती है। 2014 में स्विगी स्टार्ट हुई है। जोमेटो के भी दिन 10 जनवरी जो स्विगी और जोमेटो स्टॉक 4% की गिरावट आई है। लॉन्च की तारीख 7 जनवरी से को होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थ योजना, सुरक्षा सेवा में भारतीय के लिए युवाओं को तैयार। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है पार्थ योजना का उद्देश्य राज्य को युवाओं के भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान घोषित इस योजना का मुख्य फोकस शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ साथ प्रतिभागियों में देशभक्ति और अनुशासन विकसित करना है। पार्थ योजना के मुख्य बिंदु। पार्थ योजना क्या क्या मुख्य बिंदु है कि मध्य प्रदेश में योजना लाई गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और संबंधित सेवाओं में भर्ती के लिए तैयार करना है। राज्य के युवाओं में देशभक्ति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक क्षमता और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है। इसका प्रशिक्षण और दायरा क्या है? तो प्रशिक्षण में शामिल शारीरिक दक्षता, फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण संभागीय स्तरों में संचालित किया जाएगा। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ग्रामीण ग्रामीण युवा समन्वयकों और विभागों में कर्मचारियों के सहयोग में से केंद्र को संचालन करेंगे। शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड, शारीरिक प्रशिक्षण, बीपीएड, बीपीई, बीपीएनआईएस डिप्लोमा और राज्य स्तरीय एथलेटिक्स अनुभव और लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व विकास। सरकारी, अर्ध सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों से विशेषज्ञ अंशकालिक रूप से नियुक्त किए जाएं। निर्णय खेल प्रशिक्षक कल्याण समिति द्वारा लिए जाएंगे। फीस इसकी क्या होगी? तो योजना स्वयं वित्त पोषित होगी। प्रशिक्षुओं को एक निश्चित मासिक शुल्क देना होगा, जिसे खेल प्रशिक्षक कल्याण समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। MPYD IP पोर्टल मध्य प्रदेश यूथ पोर्टल है। यह पोर्टल युवाओं को निम्नलिखित से जोड़ेगा: कौशल विकास कार्यक्रम, करियर मार्गदर्शन, रोजगार के अवसर को। यह पोर्टल एकीकृत मंच द्वारा प्रदान किया जाएगा। युवा अपना कौशल का विकास और कैरियर विकल्पों का अन्वेषण कर सकते हैं। अगला हमारा है हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत की रैंकिंग है। भारत की हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रैंकिंग की 50वें स्थान पर पहुंच चुकी है। हमारा हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स कितने पर चुकी है? तो 85th नंबर में पहुंच चुकी है। 80 स्थानों पर 5 स्थान नीचे आए हैं। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है के डेटा पर आधारित है और पासपोर्ट मोबिलिटी का आकलन करने का एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपकरण है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि जापान जो 2018 तक शीर्ष स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ था, जबकि जापान जो शीर्ष स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर है। तो मुख्य बिंदु इसका क्या है हेनेल पासपोर्ट का इंडेक्स का? तो हेनेल एक पार्टनर्स का एक नागरिकता सलाहकार फर्म द्वारा प्रकाशित है। IATA डेटा पर आधारित है, जिसमें 19 वर्षों का ऐतिहासिक डेटा शामिल है। 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य कवर करता है। वैश्विक गतिशीलता रैंकिंग के लिए मानक संदर्भ है। भारत की रैंकिंग के रुझान देखेंगे। 2025 में 50वां स्थान पर है। 2024 में 80 स्थानों में था। सर्वोच्च रैंकिंग 71वां स्थान पर 2006 में था। निम्नतम रैंकिंग था 90 2021 में। भारत में और पड़ोसी देश की रैंकिंग कितनी है?
चीन की 60 है, भारत की 85 है, भूटान को 90 है, श्रीलंका का 96 है और एक बांग्लादेश का 100वां है, नेपाल का 101 है, पाकिस्तान का 103 है, अफगानिस्तान का 106 है। शीर्ष देश है सिंगापुर, जापान, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। ये है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, कनाडा, माल्टा, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और अनेक देश हैं जो नोट कई देशों को समान स्कोर होने के लिए कारण एक ही स्थान दिया गया है। वैश्विक रैंकिंग और उसका रुझान देखेंगे। सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। जापान 2018-23 के दौरान शीर्ष स्थान पर होने के बाद दूसरे स्थान पर है। यूएसए, अमेरिका 2015 में दूसरे स्थान पर गिर गया, 2025 में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चीन 2015 में 94 स्थान पर सुधार करके वो 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चढ़ाई और गिरावट है इसका। तो प्रमुख चढ़ाई और गिरावट है। चीन 2015 से 2025 के बीच में 14 वीजा फ्री गंतव्य जोड़कर 34 स्थान पर ऊपर है। पतन करने वाले देश है वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका, वनुआटू, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। वैश्विक गतिशीलता प्रवृत्तियां। पिछले दशक में केवल 22 पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है। संपन्न व्यक्ति का वैश्विक अस्थिरता बीच के बेहतर परिणाम नाम प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक निवास का नागरिकता की ओर से रुझान कर रहे हैं। अगला हमारा है उजाला ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के 10 वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई उजाला योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह योजना जिसे मूल रूप से घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, भारत के घरेलू प्रकाशन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसने सस्ते और ऊर्जा कुशल को एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखे प्रदान करके ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दिया है। उजाला योजना ने स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के साथ मिलकर देश की ऊर्जा दक्षता और आर्थिक बचत और पर्यावरणीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है। उजाला योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? लॉन्च करने की तारीख क्या थी? 5 जनवरी 2015। दृष्टि इसकी क्या थी? तो भारतीय घरों में सस्ती ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था की बढ़ावा देना, बिजली की खपत को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देना। साझेदारी क्या है इसका? यह योजना दक्षता सेवा लिमिटेड और बिजली वितरण कंपनियों के सहयोग से ऊर्जा मंत्रालय के तहत लागू की गई है। उद्देश्य क्या था? ऊर्जा की खपत को कम करना और घरेलू बिजली बिल को घटाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। प्रभाव 6 जनवरी 2025 तक उजाला योजना के तहत 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे प्रति वर्ष 19,153 करोड़ की बचत हुई है। समझ रहे हैं? उजाला की आवश्यकता और ऊर्जा का दक्षता। परंपरागत प्रकाश व्यवस्था की समस्याएं। 2014 में एक एलईडी बल्ब की कीमत है 450 और से 500 के बीच में है, जबकि सीएफएल 100 रुपये और 150 रुपये में मिल जाती है। आईसीएल 10 और 15 रुपये में मिल जाती है। उजाला योजना एलईडी बल्ब को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराकर इस बाधा को दूर किया। ऊर्जा दक्षता। 7 वाट की एलईडी बल्ब 14 वाट की सीएफएल और 60 वाट के आईसीएल के बराबर रोशनी देता है। आईसीएल की तुलना में 90% और सीएफएल की तुलना में 50% ऊर्जा की बचत करता है। लागत बचत है। एक एलईडी बल्ब 140 घंटे के केवल 1 यूनिट बिजली का उपयोग करता है, जबकि सीएफएल 2 यूनिट और आईसीएल 9 यूनिट की खपत करता है। उजाला का दशक भर का प्रभाव। वितरण 2025 तक इतना हो गया 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित हो गए हैं। अधिक बचत। घरेलू बिजली बिलों को प्रति वर्ष 19,153 करोड़ की बचत हुई। पर्यावरणीय प्रभाव। एलईडी व्यापक को अपने देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया है। बाजार परिवर्तन में एलईडी बल्ब की बढ़ती मांग ने 407.92 करोड़ के एलईडी बल्बों की बिक्री सुनिश्चित की है। स्ट्रीट लाइटिंग का नेशनल प्रोग्रामिंग है ये कार्यक्रम। यह कार्यक्रम डब्ल्यूईएसएल द्वारा शहरी स्थानीय निकायों नगर निगमों के द्वारा की गई थी। इसकी उपलब्धियां हैं। जनवरी 2025 तक 1.34 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित की गई थी। प्रति वर्ष 9,001 मिलियन यूनिट एमयूएस बिजली का बचत की गई है। इसके बिंदु को जानने के महत्वपूर्ण बिंदु क्यों चर्चा में है? तो उजाला
उजाला ऊर्जा कौशल प्रकाश व्यवस्था 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। लॉन्च की थी 5 जनवरी 2015 था। उद्देश्य सस्ते ऊर्जा और कुशल प्रकाश उत्पादों को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। कार्यान्वयन का एजेंसियां ऊर्जा दर्शक सेवा लिमिटेड। मुख्य उत्पाद एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट, ऊर्जा कुशल पंखे। उत्पादकों की एलईडी बल्ब 70 ट्यूब लाइट ये सब लगाए हैं। कुल वितरण हुए हैं 2025 में 36.17 करोड़ एलईडी हुए हैं। वार्षिक बचत कितना हुआ होता है 19,153 रुपया हो रहा है। 53 करोड़ की बचत हो रही है ये सब लाइट लगाने से। बाजार में परिवर्तन किया है तो भारत में 407.9 करोड़ की एलईडी बल्ब बेचे गए हैं, ये भी अच्छी है। अगला देखें, आज है हमारा विश्व हिंदी दिवस। हमारा विश्व हिंदी दिवस है हमारा मातृभाषा हिंदी है। विश्व हिंदी दिवस, जिसे विश्व हिंदी दिवस के नाम से जाना जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को विश्व भर में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक रूप है प्रोत्साहित करना है। हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह एक भावना जो लाखों लोगों को जोड़ती है। इसकी समृद्धि, इतिहास और संस्कृति महत्व के साथ हिंदी ने विभिन्न भाषाओं से शब्द को अपनाकर स्वयं को और अधिक परिष्कृत और समझने योग्य बनाया है। मीडिया से लेकर समकालीन लेखकों तक हिंदी ने अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विश्व हिंदी दिवस का वैश्विक उत्सव क्या है? तो विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि विश्व हिंदी दिवस को दुनिया भर में मनाया जाए। विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषा कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और चर्चाओं जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हिंदी की भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान में महत्ता को उजागर करना है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय है। इस वर्ष का विषय वैश्विक एकता और संस्कृति गर्व की आवाज़ हिंदी है। यह हिंदी को वैश्विक एकता और संस्कृति आदान प्रदान के माध्यम के रूप में प्रचारित करने पर बल देता है। हिंदी का अगला देखेंगे हम लोग, हिंदी का आधिकारिक भाषा बनने का इतिहास। क्यों बना आधिकारिक भाषा हिंदी का, तो उसके बारे में हम लोग इतिहास जानेंगे। भारत अपनी विशाल संस्कृति और भाषाई विविधता के साथ संविधान के प्रारूपण के दौरान एक ऐसी भाषा को चुनने की चुनौती सामना कर रहा था जो पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर सके। महात्मा गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों ने हिंदी का राष्ट्रीय भाषा बनने का वकालत की। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। हालांकि भारतीय संविधान किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं देता। हिंदी समेत 21 अन्य भाषाओं का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अगला देखेंगे हम लोग, हिंदी का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व इसका क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह लाखों भारतीयों की संस्कृति और भावनात्मक को पहचान को दर्शाती है। हिंदी में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को शब्दों को अपनाने की अनोखी क्षमता है, जिससे एक गतिशील और प्रतिशील भाषा बन गई है। इससे कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे हम लोग कि भाषाई जड़ें। हिंदी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और संस्कृत की वंशज है। वैश्विक पहुंच इसका है तो विश्व की लगभग 4.46% जनसंख्या हिंदी बोलती है, जिससे यह चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे फर्स्ट में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो चीनी है, स्पेनिश और अंग्रेजी है, उसके बाद हिंदी है। संयुक्त राष्ट्र में मान्यता हिंदी अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन भारत 2015 में इससे इसके लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। लेखन प्रणाली जानेंगे इसका। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसमें लगभग 16 उपभाषाएं शामिल है, जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और खड़ी बोली अन्य, और इसमें 16 लगभग उपभाषाएं शामिल है। जनगणना के आंकड़ा जानेंगे। 2021 की भारतीय जनगणना में 1 लाख कितना लिखा हुआ है 19,70,000 से अधिक हिंदी बोलने वाले दर्ज की गए हैं, जो 2016 से एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हैं। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व हिंदी दिवस के हिंदी भाषा के सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व का सम्मान करता है। यह इसके विश्वव्यापी उपयोग को प्रोत्साहित करता है और भाषा के प्रति एक जुनून पैदा करता है। इस अवसर का उद्देश्य है
पहला हमारा है हिंदी वक्ताओं के योगदान को उजागर करना। दूसरा हमारा है हिंदी के प्रचार प्रसार में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषाई आदान प्रदान में हिंदी की समावेशन को बढ़ावा देना है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, व्यापक रूप से मनाया जाता है। 2025 का विषय है, इसका थीम है, तो वैश्विक एकता और संस्कृति गर्व की आवाज़ है हिंदी, ये हमारा थीम है। राजभाषा 14 दिसंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत राजभाषा के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला देखेंगे हम लोग। 2023 के मुकाबले 2025 में 35,000 बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइव ईयर प्लान 2025 के लिए अपने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 6.3% कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 6.4% के अनुमान से थोड़ा कम है। यह संशोधन ऋण वितरण और विनिर्माण क्षेत्र में मंदी और तथा पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण किया गया है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी 5 ईयर प्लान 2010 की तुलना में 35,000 बढ़ने की संभावना है, जो व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के सुधार में संकेत कर देता है। आर्थिक वृद्धि की प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक देखेंगे। कृषि क्षेत्र देखेंगे, उद्योग सेवा क्षेत्र देखेंगे, निजी उपभोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र। 5 ईयर प्लान 2025 में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है, जो 5 ईयर प्लान 2024 के 1.4% से अधिक है। मजबूत नीति उपायों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में प्रोत्साहन करना है। दूसरा हमारा है उद्योग और सेवा क्षेत्र। उद्योग वृद्धि में 5 ईयर प्लान 2024 के 9.5% से घटकर 5 ईयर प्लान 2025 में 6.2% हो गई। सेवा क्षेत्र में देखेंगे, 5 ईयर प्लान 2024 के 7.6% से हल्की गिरावट के साथ 5 ईयर प्लान 2025 में 7.2% की हो गई है। इसका निजी उपभोग और निवेश वृद्धि भी देख लेंगे। 5 ईयर प्लान 2024 के 4% से बढ़कर 5 ईयर प्लान 2025 में 7.3% की संभावना है। कृषि क्षेत्र की मजबूत वृद्धि और कम खाद्य मुद्रास्फीति से प्रोत्साहन है। निवेश वृद्धि 5 ईयर 2024 के 9% से घटकर 5 ईयर 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में उल्लेखनीय सुधार की संभावना नहीं है। इसका आर्थिक नीति और निहितार्थ देखेंगे। प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी अपेक्षित वृद्धि समग्र आर्थिक वृद्धि की मंदी में बावजूद व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत कर देती है। नीति निर्माताओं को कृषि क्षेत्र में वृद्धि बनाए रखने और निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने पर व्यापक है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करना संतुलित स्थायी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होगा। गोवा सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य की स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। बीमा सखी योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। यह योजना महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें जीवन बीमा निगम एलआईसी एजेंट बनने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा और जीवन बीमा कवरेज को जमीनी स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। बीमा सखी योजना का प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। और पहला हमारा है पात्रता मानदंड। ये 18 वर्ष से 70 वर्ष की महिलाओं को ये फॉर्म भरा जाएगा जो कक्षा 10 पास हैं। इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र है। ये जो इसमें 18 वर्ष से 70 वर्ष की महिलाएं हैं जो 10th पास कर गए हैं, जो मैट्रिक दिए हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रशिक्षण और वजीफा। प्रतिभागियों को एलआईसी एजेंट बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें पहले वर्ष में 7,000 प्रति माह, दूसरे वर्ष में 6,000 प्रति माह और तीसरे वर्ष में 5,000 प्रति माह का वजीफा मिलेगा। 3 वर्षों में यह कुल 2.16 लाख रुपया मिलेंगे। कैरियर उन्नति। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बीमा सखी एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। उन्हें एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए भी योग्य बनाया जाएगा, जिससे उनके कैरियर पर और अधिक प्रगति अवसर मिलेंगे।
महिला सशक्ति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि बीमा सखी योजना महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही यह गोवा के नागरिकों के बीच जीवन बीमा कवरेज को बढ़ाने की रणनीति पहल भी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की अगली गोवा यात्रा तक सरकार का लक्ष्य लगभग 1000 बीमा सखियों को तैयार करना है। वित्तीय समावेशन पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है, उसके बारे में हम भी जानेंगे। बीमा सखी योजना महिलाओं को बीमा क्षेत्र में शामिल करके जीवन बीमा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करती है। इससे महिलाओं और व्यापक समुदाय के वित्तीय समावेशन पर योगदान होगा। गोवा, अगला इसका समाचार देखेंगे और मुख्य बिंदु देखेंगे। गोवा सरकार ने बीमा सखी योजना क्यों शुरू की थी? तो 7 जनवरी 2025 को शुरू की स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 के तहत शुरू की गई ये महिलाओं के एलआईसी एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। मैंने बताया गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर सावंत है, प्रमोद सावंत। वहाँ का राजधानी कौन है, पणजी है। सरकार का लक्ष्य क्या था? प्रधानमंत्री की अगली गोवा यात्रा तक 1000 बीमा का सखियों को तैयार करना है। हर घर बीमा पहल के साथ मेल है, महिलाओं के लिए कैरियर के अवसर का उत्पन्न करना। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि की ओर अग्रसर है, जिससे वृद्धि के अनुमान 6.6% से 6.8% तक है। यह अपेक्षित विस्तार भारत की आर्थिक लचीलापन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने की संभावना है। यह आशावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित कारकों पर आधारित है। पहला हमारा है हवाई यात्रा, यातायात में वृद्धि, सेवाओं का परचेंजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़ाना, वस्तु सेवाओं कर का संग्रह में सुधार करना, जैसे सीएसटी में सुधार करना, रबी फसलों की बेहतर बुआई, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान यह है कि आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग में कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट की भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और निवेश के मजबूत प्रदर्शन में प्रेरित होगी। पहला हमारा है दक्षिण एशियाई के क्षेत्र की वृद्धि 2025 में 5.7% और 2026 में 6% रहने की संभावना है, जिसे भारत का प्रदर्शन प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसका तुलनात्मक विश्लेषण देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान है 6.8% और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है 6.6% आशावादी है। एनएसओ मैंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.4% का अधिक रूढ़िवादी अनुमान दिया था। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे हम लोग। संभावित जोखिम, हालांकि दृष्टि सकारात्मक, लेकिन वैश्विक आर्थिक चुनौतियां जैसे बढ़ती है तेल की कीमतें, संरक्षणवादी व्यापार नीतियां इन अनुमानों को प्रभावित कर सकती है। क्यों चर्चा में है ये, तो इसका विवरण जानेगा। तो भारत के जीडीपी वृद्धि दर 5 ईयर प्लान 2025-2026 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 6.8% और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6.6% अनुमानित किया गया था। निजी खपत, जीएसटी संग्रह, सेवाएं को पीएमआई कृषि वृद्धि है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान है जीडीपी वृद्धि 6.8% उच्च आवृद्धि संकेतकों के रबी फसल उत्पादन का हवाला है। स्थिर जानकारी क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय बड़ौदा गुजरात, सीईओ डॉक्टर देवदत्ता चंद है। कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय का सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो डॉक्टर देवदत्ता चंद है। संयुक्त राष्ट्र का संदर्भ मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। सो थैंक यू इस चैनल बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।